अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आने वाले 2 दिन बाद जो इजलास है उसका आउटकम क्या होगा, उनमें से कौन कौन से जजेस हैं जो हुकूमत के हक़ में वोट दे सकते हैं और कौन से जजेस हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ और PTI के हक़ में वोट दे सकते हैं। और साथ ही ये भी कि सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके सरबराह का तयन या सरबराह किस को मुकर्रर किया जा सकता है, इस पे तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एक हाई लेवल मीटिंग प्रिजाइड की और उसमें जेल रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। और उस जो मीटिंग थी उसमें एक जो तस्वीर में खातून की जो प्रेजेंस है वो बड़े सवालात उठा गई और वो है खदीजा शाह की मौजूदगी इस मीटिंग में। इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे PTI के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजूथा की गुमशुदगी या उनकी अगवा बराए तावान के हवाले से जो कल एक सामने आया है, उस पर मेरे अपने 3 सवालात हैं। और क्या वाकई ये एक स्टेज ड्रामा था या फिर वाकई जेनुअनली उनको अगवा किया गया था और तावान का मुतालबा किया गया था, इस पे भी बात करेंगे। इस पे तफसीलन बात करने से पहले मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कल सुबह दिन 9 बजे मैं पानामा बेंच के जो 5 रुकन थे उनमें से एक बड़े अहम रुकन जिन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से फैसला दिया था, उनका तफसीली इंटरव्यू किया है, जिसमें व्हाट्सएप JIT के हवाले से, उसके साथ साथ ISI की सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जितने भी पनामा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये जज साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद पहली दफ़ा उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया और वो मुझे दिया है, वो कल सुबह 9 बजे मैं अपने YouTube चैनल पे वो शेयर करूँगा, तो आप कल वो भी देखना ना भूलिएगा। पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन की आने वाले जो अगले 2 दिन बाद मीटिंग है उसके हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है। ख़ासतौर के ऊपर इसमें जो 4 जजेस चीफ जस्टिस समेत एक जो जज इस जुडिशल कमीशन का वो मिसिंग है, वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी नहीं बना। जब वो बन जाएगा तो उसके बाद जो उसके सरबराह होंगे वो इस जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। उसके साथ जो पार्लियामेंट की तरफ से भी 4 नाम आ गए जो कि कल मैंने दिन को रिपोर्ट किए थे, वही नाम जो है वो स्पीकर की तरफ से भेजे गए हैं और सेनेट की तरफ से फ़ारूक H नाइक साहब हैं, सेनेट से शिबली फराज साहब हैं, उसके साथ शेख आफ्ताब अहमद हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उमर अयूब PTI की तरफ से, 4 अरकान पार्लियामेंट और फिर जो एक सिविल सोसाइटी से एक खातून रुकन है, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ये भी। तो ये अब जो जुडिशल कमीशन की 12 रुकनी जो मेंबर्स हैं उनकी उसमें मीटिंग होगी और उसके बाद जो एजेंडा दिया गया 3 रुकनी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से भी जो इस एजेंडे में शामिल है। तो इस पे सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या जो जजेस हैं वो उनकी जो वाज़े बरतरी हो सकती है या हुकूमत अपनी मनपसंद के जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए तकर्रुर उनका कर सकती है। तो इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों ने ये सवालात पूछे भी हैं और ये डिस्कशन भी चल रही है। तो इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि हुकूमत का इस टाइम पलड़ा ना सिर्फ ये कि भारी है, ये जो मौजूदा जुडिशल कमीशन की अगर कंपोजिशन को देखा जाए और उसके साथ साथ कुछ सरप्राइज़ भी आ सकते हैं। जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि ऐसे सरप्राइज़ भी आ सकते हैं कि जो कि एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। और उस सरप्राइज़ में जो कि मेरी अपनी असेसमेंट है वो ये है, जस्टिस मुनीब अख्तर आने वाले दिनों में उनका रवैया तब्दील हो सकता है। और वो रवैया इसलिए तब्दील हो सकता है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एक लंबी रेस के जो घोड़े हैं, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 2030 तक गलबन है। तो इसलिए जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी ये 3 साल बाद रिटायर होंगे, यानी वो अक्टूबर 2027 में जब रिटायर होंगे तो उसके बाद भी जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो वो कभी भी अब जो आने वाले दिनों में जो है वो इस हुकूमत का उन्होंने वो देख लिया है या पार्लियामेंट की तरफ से जो 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में मौजूदा जो सीनियर पियोनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए रास्ता रोका गया है। तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ये मैं नहीं समझता कि किसी सूरत भी अब ये इस तरह ओपनली हुकूमत के ख़िलाफ़ वो करेंगे जैसे वो पहले करते आए थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे ये शायद
जो नेक्स्ट मीटिंग है, वेरी नेक्स्ट मीटिंग जो मंगल वाले दिन है, उसमें जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं वो कोई इस तरह का वो ना करें कि जिससे वाज़ेह इशारा मिले कि वो हुकूमत के हक़ में वोट दे सकते हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट या आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में इस तरह के वो आप जो है वो डेवलपमेंट्स जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये तब्दील होती हुई नज़र आ सकती है जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह का लोग सवाल पूछते हैं कि क्या वो भी जो है वो हुकूमत के हवाले से वो इस तरह का वो कर सकते हैं कि जो हुकूमत के नॉमिनेटेड कोई अगर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए लगाए जाते हैं तो उसका तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। उनका चीफ जस्टिस बनने का जो रास्ता था वो रुक गया है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ना हुकूमत उससे ज़्यादा आगे जाएगी और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह कोई इससे ज़्यादा वो करेंगे। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर उनके लिए अभी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, एक नेक्स्ट चांस है, उसमें अगर वो 3 साल ये हुकूमत के साथ इसी तरह बिगाड़ के वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उनका फिर यही होगा कि कहीं जो हशर है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह ना हो। तो इसलिए जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जितने भी अदालती कार्रवाइयाँ देखी या जो सियासत और उसके साथ साथ जो अदालत के हवाले से भी जो नज़र आता है, उससे मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया तब्दील हो सकता है। बहरहाल क्या ये वो इस मौजूदा जुडिशल कमीशन की जो ख़ास तौर के ऊपर ये जो नॉमिनेशंस होंगी उसमें भी वो कोई हक़ में हुकूमत के या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई वोटिंग में जा सकते हैं। तो इस हवाले से ये अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये भी होता है कि आपको अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, थोड़ी सी एक्सक्यूज़ेस चाहिए होती हैं, तो यकदम अगर इस तरह वो ना भी हुआ तो आने वाले चंद जो नेक्स्ट मीटिंग्स होंगी उसमें तब्दीली आ सकती है। तो सवाल ये है कि अब ये जो हुकूमत नॉमिनेशन करेगी जिस भी जज की, तो उसमें कौन कौन मुखालफत कर सकता है। इस पे अभी भी जो मैं ये समझता हूँ कि 50-50 है, दोनों जो साइड्स हैं हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, तो ये मामला टाई भी हो सकता है। ख़ास तौर के ऊपर इस टाइम एक रुकन कम है जो कि डिसाइसिव वोट होता है, अगर 6 एक तरफ हों और 6 दूसरी तरफ हों, तो ये जो एक जो टाई भी पड़ सकता है ये हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से। लेकिन अगर टाई पड़ने की सूरत में मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी उस तरफ जाएंगे जिस तरफ जो मेजॉरिटी के बाकी वो होंगे यानी हुकूमत की तरफ से, और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी ये हो सकता है कि वो भी अगर इस मीटिंग में नहीं तो फिर आने वाले चंद जो मीटिंग्स होंगी उसमें ये इस तरह का उनका किरदार सामने नज़र आ सकता है। अब सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सरबराह कौन हो सकते हैं, तो उस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लगाना होता कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का या जस्टिस मुनीब अख्तर को लगाना होता तो वो ये 26वीं आइनी तरमीम वाली एक्सरसाइज ही ना करती। फिर तो उनको आइन जो है ये हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आके आइन को रीराइट कर दें जस्टिस मुनीब अख्तर ने जैसे पहले किया, या जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है जो ये 26 जो मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के हवाले से। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये दोनों उनका मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उसके हवाले से ज़्यादा चांसेस हैं और इस हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि वो उनका नाम हो सकता है। इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ हर गुज़रते दिन के साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, कल जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से एक मीटिंग चेयर की गई पंजाब जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम, उन्होंने भी शिरकत की और साथ ही जो बाकी जो शुरका थे इस मीटिंग के, जिसमें आईजी प्रिजन भी थे, आईजी पंजाब पुलिस भी थे, बाकी भी जो अरकान थे, होम सेक्रेटरी थे, जो जितने भी बाकी शुरका थे इस मीटिंग के, लेकिन उसमें जो एक खातून थी खदीजा शाह, उसके हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए और ये कहा गया कि ये एक बड़ा बुरा जेस्चर दिया है, ख़ासतौर के ऊपर जो 9 मई के हवाले से वन ऑफ दी जो फ्यू वो थी जो मुलजमान में से जो खदीजा अफरीदी हैं उनको ये तस्वीर या उस मीटिंग में शामिल करके ये एक बुरी जो है वो एक मैसेज दिया गया है और उसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं इसके पीछे कौन सा शख्स है। ताहम मैं ये समझता हूँ कि ये जो खदीजा शाह की इंक्लूजन है इस मीटिंग में और फिर उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है जो रिफॉर्म्स के हवाले से, उसमें भी ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक वाज़े तौर के ऊपर मैसेज दिया गया है। लेकिन क्या
इस मैसेज से कोई तब्दीली आ सकती है, तो वो मैं नहीं समझता कि कोई इस हवाले से कोई तब्दीली आने वाली है। ख़ासतौर के ऊपर अगर जेल प्रिज़न के हवाले से या रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जाती है और ये कहा जाता है कि 9 मई के जितने मुल्ज़मान हैं उनको सहूलियात दी जाएंगी जेल में जो मौजूद हैं, या बाकी जो पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं उनको सहूलियात दी जाएंगी, तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान है उनको ऑलरेडी जो सहूलियात दी गई हैं जेल में वो शायद ही किसी को दी गई हों। जो उनका मेन्यू जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया, बताया गया कि उनको देसी मुर्ग, बकरा और बाकी जो खाने और लवाजमात और जो एक्सरसाइज मशीनें और फिर उसके साथ साथ जो जेल की बैरक्स हैं जो खाली करके दी गई हैं इनकी वॉक के लिए, या बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो शायद ही किसी कैदी को दी जाती हों। इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि ये खदीजा शाह की इंक्लूजन से शायद कोई पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको सहूलियात दी जाएंगी, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई इसका वो रीज़न हो सकता है। बाकी ये मैंने फिर इस हवाले से पंजाब हुकूमत से भी पूछा कि ये जो खदीजा शाह की नॉमिनेशन है ये कहाँ से, क्या ये पंजाब हुकूमत ने इसको नॉमिनेट किया है? तो उस पर जो मेरे ज़राए हैं पंजाब हुकूमत के, वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल इस हवाले से नहीं पता। इवन वो कहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जितने भी जो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या बाकी, वो उनको भी एक नोटिस के ज़रिए या एक लेटर के ज़रिए ये मुत्तला किया गया इस मीटिंग के हवाले से। इसलिए खदीजा शाह की इंक्लूजन के हवाले से पंजाब हुकूमत भी बिल्कुल बेखबर रही है और कोई उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इस हवाले से। बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी जो है वो तब्दीली है या चेंज है। ख़ासतौर के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस याया अफरीदी, वो कोई इस तरह का जो है वो इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जो कि प्रो पीटीआई जजेस हैं, या उनके हवाले से तो मैं नहीं समझता कि जस्टिस याया अफरीदी को कोई भी आप उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ख़ासतौर के ऊपर जो उनके फ़ैसले हों, या इवन वो बतौर जब चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे या इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जितने भी उन्होंने फ़ैसले दिए हैं, कभी भी उनको एक तो इन्फ्लुएंस करने के हवाले से, और दूसरा ये कि वो दोस्ती यारी, जिस तरह ये कहा जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर बिन अल्लाह, इनके ना सिर्फ ये कि दोस्त हैं बल्कि चैम्बर फेलो भी थे, तो वो उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं या उनको वो उनकी ज़्यादा इजारादारी होगी, तो मैं नहीं समझता। और उसकी एक जो प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूं वो यही जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, उसमें जो उन्होंने जो पॉइंट्स और जो नुकात वो उठाए, वो अपने उन दोस्तों से टोटली जो है वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया बल्कि उनसे इख्तलाफ किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से कोई इस तरह के कोई शकूक व शुबहात हो सकते हैं कि वो शायद कोई ये जो प्रो पीटीआई कैंप ये समझा जाता है या वो इस तरह के जो है वो उसकी तरफ इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो जस्टिस याया अफरीदी ना ही इन्फ्लुएंस में आएंगे मैं समझता हूँ, और वो बिल्कुल एक मुतदिल जज के तौर के ऊपर जो मेरी जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। इसलिए वो दोस्ती यारी और बाकी जो चैम्बर फेलोशिप, ये सारी चीज़ें जो है वो कभी उनके प्रोफेशन में रुकावट नहीं बनी। और एक और चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह माजी में जिस तरह रिडिक्यूल किया गया चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की गई या जिस तरह उनके ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग की गई थी, वो काजी फ़ायज़ ईसा तो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद इसको खामोशी से बर्दाश्त कर गया, लेकिन जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वो अफरीदी हैं और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा ने किया है। और उसकी एग्ज़ाम्पल भी अगर मैं आपको बताऊँ, जो पहले दिन ही उन्होंने चार्ज संभालने के बाद जब ये खबर आई कि किसी यूट्यूबर ने उनकी नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीर उतारी, तो उसके बाद जो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर एसपी जो सिक्योरिटी थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको तब्दील करते हुए उनका तबादला कर दिया और नया एसपी आया। तो ये जस्टिस याया अफरीदी मैं ये समझता हूँ कि किसी सूरत भी इस तरह की इंटरफेरेंस को और इस तरह की जो है वो चीज़ों को जो है वो कभी उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। अब ज़रा बढ़ते हैं इंतज़ार पंजूथा के हवाले से। आपको याद है कि वो 8 अक्टूबर पिछले महीने, यानी वो उनको जब मिसिंग के हवाले से रिपोर्ट्स आई, फिर उसके बाद काफ़ी अरसा जो अदालतों में भी जब ये केस चला, हुकूमत की तरफ से पूछा गया, हुकूमत ने इसका टोटली डिनाई किया। जो आईजी इस्लामाबाद थे उन्होंने भी, और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी इनकार किया इनकी मौजूदगी के हवाले से या प्रेजेंस के हवाले से। तो फिर उसके बाद कल गालबन जो है ये जो हाई कोर्ट है वो उनको बताया गया कि शायद कोई हमने ट्रेस कर लिया या हम बड़ा करीब पहुंच गए हैं उनके। तो उसके बाद हमने देखा कल रात को एक ख़बर चली
اور وہ خبر یہ چلی کہ اٹک پولیس نے ایک ناکے کے اوپر گاڑی کو روکا. گاڑی روکنے کے بعد جب تلاشی لینے کے لیے وہ کیا تو اس پہ جو گاڑی میں سوار لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی پولیس کے اوپر, اور فائرنگ کرتے ہوئے وہ فرار ہو گئے. پھر گاڑی کو جب کھول کے دیکھا تو اس میں یہ انتظار پنجوتھا بیٹھے تھے. پھر اس کے بعد جب ویڈیوز چلی انتظار پنجوتھا کے حوالے سے, جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی ان کو پچھلے 3 گھنٹے سے چلا رہے تھے. پھر یہ کہ ان کو کوئی پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں ایک لفظ کی سمجھ آئی کہ چمکنی اور پشاور, یہ اس طرح. اور پھر جتنے بھی ان کے اغواکار تھے وہ سارے پشتو بولتے تھے, ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا, اور ان کی جو ظاہری جو جتنی بھی اوورال فزیکل جو ان کی حالت تھی وہ واقعی میں اس طرح تھی کہ اس کے اوپر آپ جتنی بھی مذمت کریں, کنڈیم کریں, وہ کم ہے. چاہے پولیٹیکل ڈفرینسز کسی کے ساتھ بھی ہوں, اگر یہ کسی ایجنسی کی طرف سے اٹھایا گیا تھا یا پھر جو یہ صرف پولیٹیکل اس کی بنیاد کے اوپر اٹھایا گیا تھا, تو یہ پھر نہ صرف یہ کہ قابل مذمت ہے بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ واقعی جینونلی یہ ان کو کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے اٹھایا گیا تھا تو حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور نہ صرف یہ کہ ان کے اغواکاروں کو گرفتار کرے تاکہ جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک صحافی کے بھی جو میرے ذہن میں 3 سوال سامنے آئے اس واقعے کے بعد. پہلا تو یہ ہے کہ کیا یہ جو ایک چوکی لگائی ہوئی تھی یا ناکہ لگایا ہوا تھا تلاشی کے لیے, یہ کوئی روٹین کا ناکہ تھا؟ کیا یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ ناکہ تھا, یا یہ جو کل فرسٹ ٹائم ہی یہ ناکہ لگایا گیا تھا؟ اگر تو یہ فرسٹ ٹائم لگایا گیا تو پھر یہ معاملہ مشکوک ہے اور یہ صرف اسی معاملے کے لیے ہی لگایا گیا تھا ناکہ. اگر پہلے سے ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ ایک روٹین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. جو دوسرا سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس کے حوالے سے بھی رپورٹس آئی کہ پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ کی ناکے کے اوپر, یہ جو ان کو اسلحہ دے کے پولیس والوں کو, یہ ناکے کے اوپر ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ ہیوی جو آرمز ہیں یا اسلحہ ہے وہ نہیں دیا جاتا. یہ کس طرح پولیس کے پاس تھا اور کس بنیاد کے اوپر یہ ان کے پاس تھا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ضرور ملنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ جو جتنے بھی اغواکار وہ بھاگے ہیں, گاڑی چھوڑ کے بھاگے ہیں, تو گاڑی کے حوالے سے کیا ابھی تک جو انفارمیشن پولیس نے کلیکٹ کی ہے وہ گاڑی کس کی ملکیت ہے, اس کے اوپر جو باقی گاڑی کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں وہ سارا کچھ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریس ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو اس پہ پولیس نے ابھی تک کیا انفارمیشن کلیکٹ کی ہے یہ بھی لازمی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنا چاہیے سامنے. اور واقعی اگر جینولی یہ اغوا کا مسئلہ تھا تو ان 3 سوالوں کا جواب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کافی حد تک کلیئر ہو سکتا ہے. اور اگر خاص طور کے اوپر یہ جو پہلے 2 سوال ہیں اسلحہ دینے والا اور پھر اس کے ساتھ جو ناکے کے حوالے سے, اگر یہ پولیس کا کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں آتا تو پھر یہی بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ تھا. بہرحال اس حوالے سے جو مزید جو تحقیقات اور انفارمیشن آئے گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.